वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। पिछली क्लास में मैंने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स की, और आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। मेल के केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल के केस में इनका रोल अलग था और फीमेल के केस में इनका रोल अलग होगा। निकलेंगे वही हार्मोन एफएसएच हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन मेल के केस में इनका अलग रोल है और फीमेल के केस में इनका अलग रोल है। तो चलिए बात करते हैं आज कि फीमेल के केस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल होता है। सेम केस, जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा दो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, एफएसएच और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन के तीन मेजर फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। पहला होता है यंग प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यंग प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्रेफियन फॉलिकल्स आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम फिर उसके आगे चलकर कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एफएसएच हार्मोन जो है ये यंग प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है, ये इसका मेजर फंक्शन होता है। इसके बाद सेकेंड मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ओवम को मैच्योर कराता है। मैचुरेशन ऑफ जो ओवम होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू होता है, तो ओवम को मैच्योर कराएगा एफएसएच हार्मोन। तीसरा इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन सिक्रीशन के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन के लिए ये फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर सेल क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है उनके ऊपर जो है सेल्स की लेयर बनती चली जाती है, उन्हीं को हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं, और ये फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। तो ये तीन मेजर फंक्शन थे। पहला प्राइमरी यंग प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करना, ओवम को मैच्योर कराना, और उसके बाद फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराना। फिर एस्ट्रोजन आगे क्या काम करेगा मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पर एलएच हार्मोन के फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एलएच हार्मोन भी तीन मेजर फंक्शन रोल प्ले करता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन को प्रेरित करता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स बन गया, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर ही आपको पता है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर ही ओवम होता है जो मैच्योर होता रहता है। तो ये जो एलएच हार्मोन है ये क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स को रैप्चर करके ओवुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और यही हार्मोन होता है जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो इम्पटी ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाती है जिससे ओवा निकल के बाहर चला जाता है, ये इम्पटी ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करती है, ये आगे चलकर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। येलो कलर की एक बॉडी होती है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो एलएच हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो पहला फंक्शन क्या हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल्स से ओवुलेशन कराएगा। ओवुलेशन के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखिएगा। और इम्पटी ग्रेफियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद ये स्टिमुलेट करेगा जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है उसको स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन बना और यहाँ पर एलएच के प्रभाव से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना, ये दोनों हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं फीमेल के केस में। और ये क्या करते हैं बेटा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपस में मिलकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल्स में पाए जाते हैं उनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं फीमेल में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मेजर फंक्शन था। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में, अगर स्पर्म से ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये परसिस्ट कर जाती है, अर्थात ये बनी रहती है, और बनी रह करके ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती रहती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस बनी रहे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन यही होता है, ये प्रेगनेंसी को
को बनाने में, प्रेगनेंसी को बनाने में मदद करता है, प्रेगनेंसी बनी रहे, इसलिए ये इस हार्मोन का फॉर्मेशन होता रहता है। उसके बाद जैसे जैसे प्लीसेंटा का, फीमेल में जैसे जैसे प्लीसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब प्लीसेंटा बन जाता है तो प्लीसेंटा फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगता है और फिर इसका रोल खत्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, फिर ये आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स क्या होती हैं? वह पीरियड जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं और कहने का मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है, उस पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं फीमेल के केस में। और ये फीमेल में 2 तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है बेटा। पहली साइकिल जो होती है फीमेल के केस में 2 रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं। पहली जो होती है ओएस्ट्रस साइकिल, पहली साइकिल को एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और दूसरी जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन दो साइकिल चलती हैं। ये जो मैमल्स होते हैं उसमें 2 तरीके की साइकिल्स चलती हैं। पहली ओएस्ट्रस साइकिल चलती है और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। आज हम बात करेंगे केवल एस्ट्रस साइकिल की। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है बेटा? ये जो है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स को छोड़ करके जितने मैमल्स होते हैं उन सभी में एस्ट्रस साइकिल चलती है। ठीक है, उन सभी में, ये पहले आपको याद रखना है कि जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनको छोड़ करके जितने मैमल्स बच गए उनमें सब में एस्ट्रस साइकिल चलेगी। ठीक है, और ये प्राइमेट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने प्राइमेट्स जो होते हैं इसमें कौन कौन आते हैं? प्राइमेट्स में मंकी आता है, एप्स आते हैं और ह्यूमन फीमेल आता है। ह्यूमन फीमेल ये प्राइमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इन प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो अब इनको अगर हम छोड़ दें, मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन फीमेल, इनको छोड़ करके जितने भी मैमल्स बचे हैं उनमें सब में क्या चलेगी? एस्ट्रस साइकिल चलेगी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। एस्ट्रस साइकिल क्या होती है? देखिए, ये साइकिल जो है कुछ ज़्यादा दिनों की नहीं होती है, करीब करीब 7 से 10 दिन की हो सकती है, 7 to 10 डेज़ की होती है। और इसमें किसी भी प्रकार का, ये 7 to 10 डेज़ की होती है और इन डेज़ को हम ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, इनको हम ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन वह सीजन होता है जिसमें जो फीमेल होती है वो मेल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे कि ब्रीडिंग सीजन जो होता है ये 7 से 10 दिन का हो सकता है, 7 to 10 डेज़ का हो सकता है ब्रीडिंग सीजन। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल की। जो काऊ होता है, काऊ और बफेलो जो होता है, काऊ और बफेलो जो है, ये जो ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें पूरी साल ब्रीडिंग सीजन चलता रहता है। ठीक है, इनका ब्रीडिंग सीजन फिक्स नहीं होता, याद रखिएगा। काऊ और बफेलो का ब्रीडिंग सीजन फिक्स नहीं होता, इनमें एस्ट्रस साइकिल चलती रहती है साल भर। इसके बाद अगर हम बात करें रैबिट की, तो रैबिट के केस में ब्रीडिंग सीजन 7 डेज़ का होता है। रैट के केस में ये 5 डेज़ का होता है बेटा। रैट के केस में कितने दिन का होता है? 5 डेज़ का होता है। और डॉग की अगर बात करें तो डॉग में 1 साइकिल पर ईयर, 1 साइकिल पर ईयर, यानी कि साल में एक बार इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। तो ये याद रखेंगे। और ब्रीडिंग सीजन में किसी भी प्रकार की इंडोमेट्रियम की कोई हानि नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी ब्लीडिंग फेज नहीं होता। इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हिंदी में इसे हम रजोधर्म अथवा इसे हम
आर्तव चक्र या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन सब में ये साइकिल चलती है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, प्राइमेट्स में भी जो न्यू वर्ड मंकी होते हैं, हालांकि आते तो वो प्राइमेट्स में ही हैं, लेकिन ये न्यू वर्ड मंकी जो है इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, इनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है। ये अपवाद होते हैं। प्राइमेट्स में 5 क्लासेस पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यू वर्ड मंकी में डिवाइड करते हैं। तो न्यू वर्ड मंकी में हालांकि होते वो प्राइमेट्स ही हैं, लेकिन उनमें जो है एस्ट्रस साइकिल चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इस मेंस्ट्रुअल फेज़ में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये जो है सामान्यतः 28 दिन की साइकिल होती है और इस 28 दिन की साइकिल को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है रजोस्राव प्रवस्था कहलाती है, दूसरी प्रवस्था जो है पुटकी प्रवस्था कहलाती है, तीसरी प्रवस्था जो है अंडोत्सर्जन प्रवस्था होती है, चौथी प्रवस्था जो है वो पीतकी प्रवस्था कहलाती है। ये 28 दिन की साइकिल होती है और हर 28 दिन के बाद ये जो है रिपीट करती रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। ठीक है, याद रखेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अर्थात ओवा का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो है ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट करती रहेगी और हर मंथ ये जो है 28 दिन के बाद ये रिपीट करेगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले प्रवस्था की बात करते हैं जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का होता है, पहले से लेकर के 1 to 5 डेज़ का होता है या कभी कभी 3 से 5 दिन का भी होता है। इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं और इस मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा कम होने की वजह से जो यूटेरस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम की परत पाई जाती है, इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं एंडोमेट्रियम की ये डेड कर जाती हैं और ये डेड करने के साथ साथ इसमें लगभग 50 से 150 ml ब्लड के साथ ये शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इस फेज़ को हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। ये 3 से 5 दिन का होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डिक्रीज़ होगा, एंडोमेट्रियम की में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या कर जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले फेज़ की, जिसे हम पुटकी प्रवस्था फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं या हम इसे प्री ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। ये फॉलिकुलर फेज़ या पुटकी प्रवस्था जो है 6 से 13 दिन की होती है, अर्थात 6 डे से 13 डेज़ के बीच की होती है। इसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं या प्री ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। प्री ओवुलेटरी फेज़ इसलिए कहा क्योंकि ओवुलेशन के पहले की प्रवस्था होती है और इसमें फॉलिकुलर फेज़ इसलिए कहा क्योंकि होता क्या है बेटा कि ब्लड में FSH और LH का जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंडरी फॉलिकल जो है ग्रेफियन फॉलिकल बना लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस साइकिल में सबसे पहली प्रवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी 1 से 5 दिन की है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ जो 6 से लेकर 13 दिन का है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाती है और यहाँ पर होता क्या है, इसके बाद जो है जब ब्लड में LH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा जब बढ़ जाती है, अपनी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे पीक पर होता है, तब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से फट जाती है, जिसकी वजह से ओवा जो है ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। इस फेज़ को हम ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं, जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स टूट जाती है और ओवा बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रवस्था को ओवुलेशन कहते हैं, अर्थात इसको ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है 14वें दिन जो है ओवुलेशन होता है, ये याद रखिएगा। 28 दिन में 14 डेज़ जो होता है, डे नंबर 14 होता है, इसमें ओवुलेशन होता है। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये ओवा जब बाहर आ गया, अब ये ओवा जो है ट्रेवल करेगा, कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, पहले तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स आगे चल के जब ओवुलेशन हो जाएगा तो ये येलो कलर की बॉडी बना लेगी, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये परसिस्ट करती है, बनी रहती है, और फिर आगे चल के ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। तो इसके ओवुलेशन के बाद की प्रवस्था क्या होती है, इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, अर्थात पीतकीय प्रवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें पीली कलर की कॉर्पस ल्यूटियम की बॉडी बन जाती है जो आगे चल के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। तो चौथी प्रवस्था को हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के बाद की प्रवस्था होती है, इसे हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ये 15 से लेकर के और ये 28 दिन का जो एवरेज डेज होते हैं इनको हम बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ये जो होती है 15 से लेकर 28 दिन की होती है। 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है तो 15 से 28 दिन की जो है पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहलाता है। और एक बात याद रखेंगे बेटा कि अगर ओवुलेशन हो गया है और ओवा का फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी है ये आगे चल के एक दूसरी बॉडी बना लेगी जिसे हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस में बन के ये एक जो है धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस बन के ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर 28वें दिन के बाद फिर से यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ओवुलेटरी फेज आता है, उसके बाद फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज आता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इन द केस तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करती रहेगी और फिर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती रहेगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बनी रहे। जब आपका एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवा का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, मैंने बताया था। और ये जो जाइगोट है ये 3 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से गुजरता है, मरुला बेस्टुला और गैस्टुला प्रवस्था से गुजरता है। मरुला बेस्टुला और गैस्टुला प्रवस्था से गुजरने के बाद जो है ये कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाता है और फिर वहाँ पर प्लीसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, और इसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम अगर परसिस्ट कर गया है तो ये साइकिल आगे चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर 28 दिन की साइकिल जो है बंद हो जाएगी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे टाइम में बंद हो जाएगी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता रहेगा। इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद जो है जब प्लीसेंटा बन जाएगा तो प्लीसेंटा खुद इसी प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का फॉर्मेशन करने लगेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करने लगेगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का रोल खत्म हो जाएगा और फिर ये आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो यही साइकिल हर 28 दिन के बाद रिपीट करती रहेगी और बार बार 14वें दिन में क्या होगा, ओवुलेशन होता रहेगा। इसलिए ये जो डे 14 कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ओवा सिक्रीट होता है। डे 14 से यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 14वें दिन के बाद ओवुलेशन होता है और यहीं से ओवा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी साइकिल जो थी इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल ओवर टुडे, थैंक यू।